आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। फटाफट पढ़ते हैं और आप अगर बहुत अच्छा पढ़ेंगे आपको जल्दी फ्री कर देंगे, ठीक है? एक बार मुझे एक्टिंग बता दीजिए। अच्छा हाँ, फटाफट पढ़ते हैं। सबसे पहले एज पर प्रॉमिस डिस्कशन कर लें एलपी नंबर 1 का। कितने बच्चों ने कर लिया है? क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। एक दिन ऐसा है जब हर सवाल पे पूरी क्लास का हाथ खड़ा हो, हर होमवर्क की पूरी क्लास, क्या मजा आ जाए। नहीं, ईएलपी नंबर 1 सबने कर लिया है। 2 करेक्शन बता दिए थे, बता देता हूं फिर से एक बार, ऑफिशियली बता दूं। केमिकल काइनेटिक्स ईएलपी नंबर 1 सवाल नंबर 1, हाँ जल्दी से कर ले, 5-5 मिनट डिस्कशन। ईएलपी नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 3 है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 4 है। शायद क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन रिपीट है, लेकिन कोई भी आंसर गलत नहीं है, मतलब सही है। और ये था ईएलपी नंबर 1 का करेक्शन। अभी जस्ट मुझसे किसी बच्चे ने डाउट पूछा था, मेरे दिमाग में था, बता देता हूं। ईएलपी नंबर 2 में जो पहला सवाल है उसमें वो H2O2 लिखा है, H2O नहीं H2O2 है। अभी मैं डिस्कशन करूंगा, करेक्शन लग रहा है क्या? नहीं, मैंने अभी चेक नहीं किया आंसर, उसे H2O2 मान के करो, शायद अब आ जाए। एक मिनट, ईएलपी नंबर 1 में एनी डाउट? 10th किसी बच्चे ने मुझसे ईएलपी नंबर 1 का दिखा दीजिए मुझे। ईएलपी नंबर 1 का सवाल नंबर 10। ईएलपी जब आपको मिले ना क्लास में सॉल्व किया करो, अच्छा लगता है। ईएलपी मिले यही सॉल्व कर लिया करो, 2-2 4-4 सवाल तो यही कर लिया करो। नहीं समझ पा रहे, क्लासेस को पूरा यूज किया करिए। आइए जरा, ईएलपी नंबर 1 सवाल नंबर 10, इसमें क्या दिक्कत है बच्चे? 8 ईएलपी नंबर 1, जल्दी से बैठ जाएं सभी लोग। प्रॉब्लम नंबर 8, एसी बंद लग रहा है यार। हेलो, तो आ जाओ जल्दी से। सवाल नंबर 8 में पहली बार में बच्चे गलत आंसर टिक करते हैं और जब उसे दोबारा पढ़ते हैं सही करते हैं। कितने बच्चों से ऐसा हुआ है? पहली बार में गलत आंसर। ये सवाल मैं आपसे बता रहा हूं, एग्जामिनर को पता है कि बच्चे से नेगेटिव कहां होता है। जो वैल्यू दी है उसके बाद वो पूछ कुछ और ले, 95% चांसेस है कि बच्चा नेगेटिव करवा के आता है। सवाल नंबर 8 पहली बार में बच्चों के गलत आंसर आते हैं, जब दोबारा सवाल ढंग से पढ़ते तब सही आते हैं। एग्जाम में इतना समय नहीं होता, पहली बार में जो भी आपका आंसर आता है ना, आप उसे ही टिक करते हो। अगर मैच कर जाए वो, फिर तो आप दोबारा सोचते ही नहीं हो। एक आदत बनाओ, हमेशा सवाल में वैल्यूज को बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से सॉल्व करिए। ये वेराइटीज होनी चाहिए दिमाग में कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन किसकी गिवन है, पूछा किसका है। इस सवाल में सबसे पहले उन्होंने जो जानकारी दी है वो हाइड्रोजन की दी है। वो कहना चाहते हैं कि 10 मिनट में हाइड्रोजन के 6 इंटू 10 की पावर -2 मोल डिसअपियर हो गए। 6 इंटू 10 की पावर -2 मोल डिसअपियर हुए 10 मिनट में। हाइड्रोजन के कितने थे नहीं पता, कितने बचे नहीं पता। 6 इंटू 10 की पावर -2 मोल डिसअपियर हो गए, तो आप रफ्तार निकाल सकते हो 6 इंटू 10 की पावर -2/10। बोलो हाँ या ना। अगर ये सवाल नीट का होता तो पक्का उन्होंने वॉल्यूम दिया होता, लेकिन अभी फिलहाल हम न्यूमेरिकल ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं। आज मोल बोला है तो मोल में भी कर लेते हैं, लेकिन रेट कभी भी मोल लिखेगा नहीं एज पर एनसीईआरटी, वो मोल पर लीटर ही लिखेगा। फिलहाल हम सबके सामने ये जो रफ्तार आई, ये किसकी रफ्तार आई? हाइड्रोजन की। इससे मैं कह सकता हूं दिस इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन सवाल में हमसे हाइड्रोजन के बारे में नहीं पूछा, अमोनिया के बारे में पूछा है। अगर ये हाइड्रोजन के जाने की रफ्तार है तो क्या आप अमोनिया के आने की रफ्तार निकाल पाओगे? बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, मैं सीधे कह सकता हूं ROD हाइड्रोजन बाई 3 बराबर ROA अमोनिया बाई 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से अमोनिया के आने की रफ्तार आती है, शायद जहां तक मुझे याद है 4 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर मिनट। अब जो पूछा है वो निकालो। जो मोल पर मिनट है ये किसकी रफ्तार है? अमोनिया की। यानी 1 मिनट में कितने मोल अमोनिया के बने? तो 1 मिनट में इतने बने, तो 2 मिनट में इंटू 2 3 मिनट में
इंटू 3, x मिनट में इंटू x, तो 0.3 मिनट में इंटू 0.3, बस चलेगा। ये था सवाल नंबर 8। एनीथिंग एल्स? बहुत बढ़िया। 13 का आ रहा हूं। ELP 2 अभी 1 एक एक करके। ELP 1 में पहले 1 में है अभी। ELP 1 डन। एक बच्चा मुझसे सवाल नंबर 13 पूछ रहा है, ऑल मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर एन एग्जांपल ऑफ मॉडरेट। ऑल मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर जनरली मॉडरेट रिएक्शन। हर हो कोई जरूरी नहीं है। तो उसने बोला डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज एन एग्जांपल ऑफ मॉडरेट। सही बात है, जहां भी बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड बनेंगे, वो अक्सर मॉडरेट ही होंगे। और आपके सिलेबस में प्रिसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन को छोड़ के वो जो 2-3 मैंने स्लो बताया, उसके अलावा जो भी है मॉडरेट ही खेलना आपको। चलेगा चलेगा। इसके अलावा कोई और? ELP1 में 12, आंसर 4 है। उसके बाद भी सॉल्व कैसे करना है? ELP नंबर 1 का कितने बच्चों का डाउट है पहले बताओ? 12 वाला। अगर कभी ऐसा हो डिस्कशन में कोई सवाल एक बच्चे का डाउट हो, तो वो क्लास के बाहर डिस्कस करेंगे। क्लास में केवल वही सवाल डिस्कस करें जो कॉमन डाउट में आए। 12 सवाल कितने बच्चों का डाउट है? रेज योर हैंड। जिन बच्चों के डाउट है प्लीज देखिएगा, हाँ बता दिया करो ताकि पता चले डिस्कशन लायक है कि नहीं है। सवाल नंबर 12, आपके सामने रिएक्शन लिखी है, 2SO2 प्लस O2 से बना 2SO3। हाँ या ना? हाँ या ना? अब इस रिएक्शन का मैं ROR लिखता हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों जब मैं ROR लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? ROD SO2 बाई बराबर ROD O2 बाई बराबर ROA SO3 बाई। एक मिनट, कुछ कमी है क्या सर? ये तो फॉर्म आप तब लिखना जब सब मोल या मोल पर लीटर में या ATM में हो, लेकिन वो किस में है? ग्राम या किलोग्राम में। तो नीचे मॉलिक्यूलर वेट लिखना पड़ेगा। SO2 का, O2 का, SO3 का। खत्म। खत्म है। कितना बढ़िया तरीका है, कहीं भी मोल वोल बदलने का लफड़ा नहीं है। आसान है बच्चों, जिसका डाउट अभी खत्म। ELP नंबर 1 कुछ और? चलिए, ये आज का टारगेट ELP नंबर 1। कितने बच्चे ELP नंबर 2 कर लिया है? पूरी क्लास ने नहीं किया है, मान के चलते हुए मैंने कहीं डिस्कस नहीं किया। कल का टारगेट होगा, लिख लीजिएगा, कल का डिस्कशन किसी कीमत पे आपको करके आना है। किसी कीमत पे डिस्कशन ELP नंबर 2। ये टारगेट जो डिस्कशन है वो बता रहा हूं, होमवर्क अलग है। ELP नंबर 2 ये कल डिस्कस होगा, मतलब किसी कीमत पे खत्म हो जाना चाहिए। एक्सरसाइज 1 1 से लेके 9 तक ये कल अपने को खत्म चाहिए। नहीं पूछा एक भी डाउट, वेल एंड गुड, लेकिन कल ये खत्म होगा। चलेगा? उसके बाद नेक्स्ट क्लास का होमवर्क लिख लीजिएगा। आपकी लास्ट क्लास में कहां तक आ गए थे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। चलो ठीक है, होगा होमवर्क। ELP नंबर 1 2 3 3 तक कर सकते हैं, लिख लेना। ELP नंबर 3 आज की क्लास के बाद जाते ही प्रायोरिटी नंबर 1 प्रायोरिटी दे रहा हूं। सबसे पहला होगा काम नोट्स रिवीजन, क्योंकि आज पूरा थ्योरेटिकल हिस्सा खत्म कर रहा हूं। आज के बाद जो क्लासेस होंगी प्योर न्यूमेरिकल चलेंगी। आज पूरी थ्योरी खत्म कर रहा हूं। एक लेक्चर थ्योरी का और आएगा कॉलेज थ्योरी के बाद। चैप्टर में कहां कहां थ्योरी है बता रहा हूं, क्योंकि खूब AR के सवाल आ रहे हैं आजकल। बच्चा दुनिया भर का न्यूमेरिकल करके जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री में भी आजकल थ्योरी पूछ रहे हैं। समझ पा रहे हो? जैसा गेम वैसी तैयारी। जमाना बदले तो बदलिए, उसके हिसाब से ढलिए। हमें सिलेक्शन चाहिए किसी कीमत पे। दुनिया भर के सवाल लगाते रहे, नहीं आ रहे भाई साहब। थ्योरी पे जहां से थ्योरी आ रही थ्योरी पे कमांड लाओ, जहां से न्यूमेरिकल आ रहा है न्यूमेरिकल कमांड लाओ। जैसा गेम वैसी स्ट्रेटजी। समझ पा रहे? आज की क्लास के बाद नोट्स रिवीजन किसी कीमत पे। उसके बाद सबसे पहले करना ELP नंबर 6, पहले ये करना। चलेगा? नंबर 2 होमवर्क होगा ELP नंबर 6। नंबर 3 होगा एक्सरसाइज 1 अप टू 41, उसमें 17 21 और 22 छोड़ के। एक्सरसाइज 1 ये आज पहले करना। एक्सरसाइज 1 अप टू 41 17 21 22 छोड़ के। डन? उसके बाद फिर ये कर लेना। डिस्कशन कल ये होगा। चलेगा? अब आप समझ गए, मैंने आपको समय दिया है कि आज नहीं कर पाए बच्चा तो कल कर ले, पर आज करोगे तो मजा अलग आएगा, क्योंकि वो आज पढ़ा होगा, वो कंसेप्ट और रिफाइंड होंगे। चलेगा? किसका था ये? ELP। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे मैकेनिज्म पे। हाँ या ना? आखिरी लाइन कहां तक बता दिया था? ठीक है, वो बता रहा था कि जो रेट लॉ है हम लोग लिखेंगे स्लो स्टेप से, मगर उसमें इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। आओ बच्चों सब लोग बोर्ड पे, एक छोटा सा कंसेप्ट सिखा रहा हूं, सब लोग बोर्ड पे आइए। इमेजिन करते एक रिएक्शन है, ए से बना डी, ए से बना
और मान लो ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, कैसी है? फटाफट जितना कल बताया पहले रिमाइंड करा रहा हूं जल्दी से। अगर कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो वो कई स्टेप में होती, उसकी अपनी एक मैकेनिज्म होती, ए से बना बी से बना सी से बना डी। मान लो इस रिएक्शन की ये एक मैकेनिज्म है, मान लो अगर मैकेनिज्म का हर स्टेप देखोगे तो वो भी अपने आप में एक रिएक्शन है। एंड द बेस्ट पार्ट इज वो एलिमेंट्री रिएक्शन है। किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट लॉ लिखा जा सकता है, उसके लिए हमें कुछ भी करने की आवश्यकता, लेकिन हर रिएक्शन की अपनी एक रफ्तार होगी और किसी की रफ्तार सबसे कम होगी। जिसकी रफ्तार सबसे कम होगी वही आरडीएस सिस्टम माना जाएगा। इस मेन रिएक्शन का इस रेट लॉ किसी रिएक्शन की मदद से लिखा, क्योंकि ये आरडीएस है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यही पूरी रेट को डिसाइड कर रहा है। किसकी रफ्तार को? इसकी, किसकी? इसकी तो रफ्तार है, डिसाइड तो इसकी कर रहा है। चलेगा? उस मेन रिएक्शन का जो रेट लिखा जाएगा, क्या वो आरडीएस स्टेप से लिखोगे? तो आप सबने स्टेप नंबर 1 जब भी रेट लॉ आए सबसे पहले रेट लॉ किससे लिखेंगे बच्चों? तो आपने लिखा आर बराबर के इंटू बी की पावर, बोलो ना यार, ये जो लिखा ये एक्सेप्टेड है कि नहीं है? लेकिन अगर मान लो यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं आता, यहाँ तक समझा दिया था, यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं आता, मान लो यहाँ पे ए आता, अब एक्सेप्ट होता कि नहीं होता? अब हो जाता। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे क्या आया? इंटरमीडिएट, और वो कौन है? बी, बोलो हाँ या ना। लेट्स इमेजिन ये स्लो है, तो क्या प्यारे बच्चों ये फास्ट होगा? और ये भी फास्ट होगा। हर रिएक्शन का अपना रेट कांस्टेंट होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर कभी किसी भी रिएक्शन के रेट लॉ में इंटरमीडिएट आएगा तो उसे फास्ट स्टेप की मदद से हटाया जाए। अब बताओ फास्ट स्टेप ये है कि ये है? दोनों है। तो इसका भी सहारा ले सकते हैं। और सर सहारा किस लिए ले रहे हो? क्योंकि मुझे इंटरमीडिएट हटाना, क्योंकि वो रेट लॉ में आने वाला। अब करना क्या है सुनिएगा, एक छोटा सा कंसेप्ट है आपके एनसीईआरटी में, वो शब्द नहीं है तो फील कराओ, उसे फील करना। ये जो रिएक्शन है क्या वो फास्ट है? यानी ए से बी बन रहा जल्दी जल्दी, ए से बी बन रहा, लेकिन जितनी रफ्तार से बी बन रहा है उतनी रफ्तार से बी घट, क्योंकि ये वाला स्टेप है, तो बी बन रहा जल्दी जल्दी ज्यादा, हाँ या ना? जितना बी बना उतना घटने वाला। क्या समय के साथ बी का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा? एक चैप्टर है जिसका नाम है इक्विलिब्रियम, सुना है? उसमें ऐसा कहा जाता है एक रिएक्शन है ए से बना बी, ए से बना, जैसे जैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती, ये रिएक्शन को बैकवर्ड धकेलने लगती है। और जब रिएक्शन को बैकवर्ड धकेलने लगती है तो उसी रिएक्शन में अब फॉरवर्ड भी आ गया और अब बैकवर्ड भी आ गया, हाँ या ना? क्या ये रिएक्शन फास्ट है? क्या बी तेज तेज बन रहा है? क्या धीरे धीरे बी का अमाउंट बढ़ता रहेगा? क्यों, घट भी तो रहा है। जितना घटा उससे कहीं ज्यादा बचा, बना, हाँ या ना? तो क्या धीरे धीरे करने बढ़ेगा? ये रिएक्शन को बैकवर्ड धकेलेगा। जब रिएक्शन को बैकवर्ड धकेलेगा तो क्या इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों आएगा? इधर से देखा फॉरवर्ड, इसे बोलो ना यार, क्या ये फॉरवर्ड है? और ये फॉरवर्ड भी एक रिएक्शन है, बैकवर्ड भी एक। ए से बना बी फॉरवर्ड, बी से बना ए बैकवर्ड। फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट के एफ, बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट के बी। चलेगा? के एफ इज द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड, के बी इज द रेट कांस्टेंट फॉर द, हाँ या ना? क्या प्यारे बच्चों, कभी न कभी इसके जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा। अगर दुनिया में कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है तो कभी न कभी इक्विलिब्रियम आएगा ही। और अगर उसके जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा तो क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख सकता हूं? इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम दिया नहीं था, इक्विलिब्रियम दिया, लेकिन हमें पता है अगर वो फास्ट है तो कभी न कभी इक्विलिब्रियम आएगा ही, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, रिएक्शन को बैकवर्ड धकेलेगा, कभी न कभी इक्विलिब्रियम आएगा ही। हाई टेक्स्ट में इसे कहा जाता है कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट। कंसेप्ट ऑफ, अपनी एनसीईआरटी में शब्द कहीं नहीं लिखा तो मैं भी नहीं लिखवाऊंगा कॉपी में, बस बता रहा हूँ इसका प्रॉपर मैथमेटिकल प्रूफ है, इसका प्रॉपर लेवल पे पढ़ाई होती है। लेकिन आपको इतना सोचना है, इतना समझना है, जो रिएक्शन फास्ट है भले वो इक्विलिब्रियम पे ना हो, उसे इक्विलिब्रियम पे मान लिया जाएगा, कभी न कभी उसके जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा। और अगर इसे हमने इक्विलिब्रियम पे माना तो क्या इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख पाऊंगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन मैं आपको बता दूं, जब भी लिखते हैं कंसंट्रेशन के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? तो ऊपर लिखते हैं प्रोडक्ट और नीचे लिखते हैं,
लेकिन ऐसा मैं इक्विलिब्रियम में पढ़ाऊंगा कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो KF अपॉन KB भी होता है। किसी को याद हो तो हाथ खड़े करिएगा, जिनको नहीं याद है मान लेना ऐसा होता है, मान लो। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वही KF अपॉन KB चलेगा। KF यानी रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड, KB यानी रेट कांस्टेंट फॉर द, इसे मैं कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A कह दो, चलेगा। सबसे पहले स्लो स्टेप से आइडियाज लिखना, फिर अपने आप से सवाल पूछना कहीं कोई इंटरमीडिएट तो नहीं है, अगर इंटरमीडिएट है तो उसे हटाना पड़े, फास्ट स्टेप का सहारा लेना पड़ेगा। अगर वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो इक्विलिब्रियम पे मानना पड़ेगा, कभी न कभी उसकी जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा ही आएगा। इज दिस क्लियर? तकलीफ कौन दे रहा है, किसे हटाना है? तो क्या मैं यहाँ से B की वैल्यू निकाल लूंगा? यहां से मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ B बराबर आया K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A, चलेगा। ये कोई नॉर्मल कांस्टेंट नहीं, क्या है ये, चलेगा। इस B की वैल्यू को वहां पुट कर दो, पुट कर दो। एक बार ध्यान से देखो क्या लिखा है, K इंटू A। मैं नेक्स्ट स्लाइड में पुट कर रहा हूं, कर दूं क्या? जब आपने नेक्स्ट स्लाइड में पुट किया तो शायद इस प्रकार से कुछ एक्सप्रेशन बना, R बराबर K इंटू K इक्विलिब्रियम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, हाँ या ना? ये है रेट, ये है इक्विलिब्रियम, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट विल गिव अ न्यू कांस्टेंट, और कांस्टेंट की परवाह हमें करनी, तो मैं कह दूं R बराबर K डैश इनटू K डबल डैश बराबर ऐसा कुछ कह दो, चलेगा। एक मिनट, अब बताओ इससे रेट लॉ मानूं कि ना मानूं, क्योंकि अब इस रेट लॉ में कोई इंटरमीडिएट, ऐसा तब तक करते जाना, तब तक इक्विलिब्रियम से ऐसा हटाते जाना जब तक सारे इंटरमीडिएट हट ना जाए। डन? रुको जरा, सोचो, ये सवाल ऐसा नहीं ऐसा होता, सोचो। एक रिएक्शन है A से बना D, हमने एक्सपेरिमेंट करके उसका रेट लॉ निकाला, कैसे? लेकिन आज जो मैंने रेट लॉ लिखा वो एक्सपेरिमेंट से है कि मैकेनिज्म से? मैकेनिज्म मात्र इंसान के द्वारा बताया गया लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है, ऐसा सच में हो रहा हो कोई जरूरी। मान लो किसी बंदे ने मैकेनिज्म बताई, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, मान लो आपने मैकेनिज्म को सच मानते हुए इसका रेट लॉ लिखा, ऐसे बोलो, मान लो किसी बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया, किसी बंदे ने, उसने रेट लॉ निकाला R बराबर K इंटू A की पावर 1, एक्सपेरिमेंट से क्या आया, मैकेनिज्म से क्या आया, दोनों सेम आया कि नहीं आया? दोनों सेम आया। ऐसा तभी संभव है जब बताने वाली मैकेनिज्म सही है, अगर मैकेनिज्म गलत होती तो रेट लॉ अलग आता। इस प्रकार से जांचा जाता है कौन से मैकेनिज्म सही है, कौन से मैकेनिज्म, अगर मैकेनिज्म मैच कर गया तो बोले किताब में छपवा दो, बच्चों को रटवा दो, अरे नहीं समझे। लेकिन अगर मैकेनिज्म सही नहीं है तो बोले कुछ नया सोचो, नया लॉजिक, नया कंसेप्ट। हेलो, एक बात, दूसरी बात, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए हो जरा, क्या ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है? क्या इसका रेट लॉ ये है? क्या R बराबर K इंटू A की पावर 1 है? जो स्टोइशियोमेट्री है वही पावर है, मतलब ये रिएक्शन एलिमेंट्री है। एलिमेंट्री देख के रेट लॉ पूछे बताना, रेट लॉ देख के एलिमेंट्री पूछे ना बताना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी पावर स्टोइशियोमेट्री के बराबर हो सकता है। एलिमेंट्री में होगा ही होगा, कॉम्प्लेक्स में हो सकता है। अरे समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट पॉइंट पे लिख लेना पूरा एग्जांपल, कुछ एक सवाल आपका वेट कर रहे हैं, जल्दी से। क्या कह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही कहा पुरु, क्योंकि इंटरमीडिएट एक ऐसा स्पीसीज है जो आया आके चला गया, जो आया आके, तो जो रिएक्शन का है ही नहीं उसके रूप में रेट लॉ लिखना सही नहीं। जो रिएक्शन का है ही नहीं उसके रूप में रेट लॉ लिखना सही नहीं। रेट लॉ के एक्सप्रेशन में वही आएगा। बहुत रस ले रहे हो बेटा, क्या बात है।
पढ़ने आए हैं वो पढ़ लें, फिर पढ़ने कर लेंगे बाद में। अब यहाँ पे कैसे कैसे सवाल बनते हैं, सारे सवालों की वैरायटी टच करने की कोशिश करूंगा। कुछ एक सवाल जो आपको सिखाने के लिए होंगे, आराम से देखिएगा ताकि हम लिमिटेड सवाल में सारे कंसेप्ट सीख जाए। ठीक है, जब आप रेट लॉ लिख रहे हो तो पूरे प्रोसेस को रिपीट करिएगा। सबसे पहले स्लो स्टेप से रेट लॉ लिखेंगे, फिर ये चेक करेंगे कहीं कोई इंटरमीडिएट तो। कुछ बच्चे स्लो स्टेप से रेट लॉ लिखते हैं, फिर अपने आप जबरदस्ती फास्ट वाले को मान के अपने आप कुछ हटाते रहते हैं, पता नहीं क्या। पहले चेक करना कहीं कोई इंटरमीडिएट तो नहीं है, अगर इंटरमीडिएट है तो ही उसे रिमूव करें, और अगर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है तो कुछ भी रिमूव करने की आवश्यकता नहीं है। चलेगा? आइए कुछ सवालों के माध्यम से इस पूरे कंसेप्ट को करते हैं। पहला सवाल आप सबके लिए बोर्ड पर, राइट रेट लॉ। हमेशा की तरह सवाल हर बच्चे को करना है और कभी भी आंसर बोलने की कोशिश ना करें, बन जाए तो हाथ खड़े कर दें। आप सबके सामने रिएक्शन लिखी है, 2NO2 प्लस F2 से बन रहा है 2NO2F, और प्रश्न में इसका मैकेनिज्म दे रखा था। कभी भी मैकेनिज्म आपको नहीं लिखना है, मैकेनिज्म हमेशा सवाल में दिया होगा। NO2 प्लस F2 से बन रहा है NO2F, और कुछ इस प्रकार से स्टेप नंबर 2 आपके सामने लिखा था। सवाल में मैकेनिज्म दे रखा था, सवाल में क्लियर कट शब्दों में लिखा था फर्स्ट स्टेप स्लो है, सेकंड स्टेप फास्ट है, और आपसे पूछा था रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। बहुत आसान सवाल है। मैकेनिज्म से भी रेट लॉ लिखा जा सकता है, मगर ये केवल, बिल्कुल सही कह रहे हो पुरु, हम ऐसा मान लेते हैं। कर लिया होगा सबने। चलिए कितने बच्चों से बन गया, प्लीज सबका ध्यान चाहिए, फटाफट की सवाल खत्म करें। प्यारे बच्चों, इसमें आपसे पूछा है रेट लॉ, कुछ नहीं करना, जो स्लो स्टेप है उसी से रेट लॉ लिखा जाए। आओ यही मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि सबको यहीं पे दिख जाए। रेट लॉ मैं इस रिएक्शन का यही लिख रहा हूं, जरा देखिएगा। सबसे पहले स्लो स्टेप से रेट लॉ लिख रहा हूं, तो R बराबर के, आगे आपको बोलना है NO2 की पावर इंटू F2 की पावर। बताओ किसे रिमूव करूं, मतलब हमेशा रिमूव करना पड़े ऐसा कोई जरूरी, आपको चेक करना पड़ेगा उसमें कहीं कोई इंटरमीडिएट तो नहीं है। अगर इंटरमीडिएट है तो ही हटाइए, नहीं तो हटाने की आवश्यकता नहीं है। NO2 भी इंटरमीडिएट नहीं है और F2 भी इंटरमीडिएट, यानी जो रेट लॉ आएगा यही एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। डन। एक बार यही सवाल कुछ रूप बदल के ऐसे आया, देखिएगा अगला सवाल। फॉर द अबव प्रॉब्लम, फॉर द अबव प्रॉब्लम, सवाल वही है ना। फॉर द अबव प्रॉब्लम, एक्सपेरिमेंटली rate law, experimentally rate law is R बराबर K इंटू NO2 की पावर 2 इंटू F2 की पावर 1। ये जो रेट लॉ लिखा ये एक्सपेरिमेंटली लिखा, अब सवाल में बोल दिया तो अपने को मानना पड़ेगा। डन। एक्सपेरिमेंटली रेट लॉ इज R बराबर K इंटू NO2 की पावर 2 इंटू F2 की पावर। देन आइडेंटिफाई, identify whether the mechanism is correct or not. Identify whether the mechanism is correct or not. आपको बताना है कि ये जो मैकेनिज्म है वो सही है कि गलत है। अब सोचो ये सवाल बस इतना आता तो आप क्या करते, मैकेनिज्म से पहले रेट का लिखते, आपने वो कर लिया, पर मान लो केवल इतना सवाल आता तो मैकेनिज्म से पहले रेट लॉ, और फिर चेक करते वो एक्सपेरिमेंटल वाले से मैच कर रहा कि।
असली किसे मानोगे, एक्सपेरिमेंटल की जो थ्योरेटिकल है एक्सपेरिमेंटल। आज भी कई बच्चों के जहन में ऐसा कंसेप्ट आता है कि रेट लॉ दो तरीके से लिखा जाता है, एक्सपेरिमेंटल मैकेनिज्म। रॉन्ग, मैकेनिज्म मात्र कॉपी का तरीका है, असली तो एक्सपेरिमेंटल ही माना। कंफ्यूज मत होना, एआर में फंसाता है। रेट लॉ लिखने का तरीका मैकेनिज्म हमने बनाया ताकि मैकेनिज्म की वैलिडिटी चेक कर पाए। रेट लॉ का तो मात्र एक तरीका है, एक्सपेरिमेंटल। इज दिस क्लियर? एक बात अब बताओ, आपने जो मैकेनिज्म से अभी रेट लॉ लिखा और ये दोनों अलग है कि नहीं है? यानी जो मैकेनिज्म वो सही, क्या सबको क्लियर हुआ? लिख लेना, एक लाइन लिख लेना वहां पे ताकि मई में याद आए। सिंस रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल इज डिफरेंट, उसी में आंसर ग्रुप पे लिख लो पॉइंट बना के। सिंस रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल इज डिफरेंट, is different from rate law derived from mechanism, from rate law derived from mechanism। चलेगा? Since experimental rate law is different from rate law derived from mechanism, it means mechanism is wrong। कभी भी एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ पे सवाल नहीं लगाएंगे, क्या पता एक्सपेरिमेंट करने वाला गलती कर दिया। अरे मान के चलेंगे जो भी एक्सपेरिमेंटल आया है वो सही है, मैकेनिज्म जो है वो गलत है। इज दिस क्लियर? अगर आप समझ पाए तो अगला सवाल आप सबके लिए बोर्ड पे। ए से बना बी, बी से बना सी, सी से बना डी, K1 K2 K3, K1 K2 K3, और सवाल में बोला है K1 ग्रेटर देन K2 ग्रेटर देन K3। सवाल में बोल रखा है K1 ग्रेटर देन K2 ग्रेटर देन K3, आइडेंटिफाई आरडीएस स्टेप। कितने बचत बन जाएगा? अब मैं सिखाना क्या चाहता था, कभी कभी मैकेनिज्म में बोल के लिखा होता है ये स्लो है ये फास्ट है, और कभी कभी बोल के लिखा, जब बोल के नहीं लिखा होगा तो वहां रेट कांस्टेंट दिया होगा, फिर समझना जिसका रेट कांस्टेंट सबसे कम होगा वही आरडीएस होगा। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि आप सब ऐसा पढ़ते हो आर बराबर के इंटू समथिंग, बोलो हाँ या ना। यानी जो रेट होता है वो रेट कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है। रेट कांस्टेंट, हर रिएक्शन का अपना एक यूनिक कैरेक्टर होता है, हाँ या ना। हर रिएक्शन का अपना एक रेट कांस्टेंट होता है, हर रिएक्शन का अपना एक रेट, और रेट कांस्टेंट ज्यादा मतलब उसकी रफ्तार भी, हाँ प्रोपोर्शनल है। फैक्टर तो और भी है जो रफ्तार को डिसाइड करते हैं। समझ पा रहे हो क्या? तो अगर आज किसी का रेट कांस्टेंट ज्यादा मतलब रफ्तार ज्यादा, तो अगर रेट कांस्टेंट कम है तो रफ्तार कम है, तो सबसे कम रफ्तार किसकी है? थर्ड की। तो आरडीएस स्टेप कौन होगा? थर्ड। नहीं समझे? नहीं समझे? अब सवालों में सीख लो, क्या सीख? जब भी मैकेनिज्म वाला सवाल आएगा या तो स्लो फास्ट बोलेगा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, स्टेबिलिटी से नहीं सोचना है। अरे समझ पा रहे हो क्या? यहाँ स्टेबिलिटी कुछ भी नहीं सोचना है, या तो सवाल में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो वैल्यू दी होगी, फिर वैल्यू समझना पड़ेगा, जिसका रेट कांस्टेंट कम वही होगा आरडीएस। इज दिस क्लियर? अगर आप समझ पाए हैं तो अगला सवाल आप सबसे पहले लिख लो, यहाँ पे आंसर क्या होगा? 1 2 3 लिख लेना। हाँ हाँ हाँ, तो समथिंग समथिंग को छोड़ दो, ये ज्यादा तो रेट तो ज्यादा ही होगा, समथिंग सबका तो सेम ही मानोगे। ये वही वाली बात है, मेरे पास 3 बच्चे खड़े थे, एक के थे 150 नंबर, एक के थे 200 नंबर, एक के थे 500 नंबर, तो मैं उनका टोटल नंबर क्या मानूं इन जनरल? एक मिनट, एक के थे 100 150 500 मान लो ना, तो मैं क्या मानूं? तीनों का पेपर इक्वल नंबर पे हुआ होगा नहीं हुआ होगा? जब भी अजम्पशन होता है तो कोई एक ही चीज बदली जाती है, सब नहीं बदला जाता। चलेगा? कोई एक चीज अपने से अज्यूम किया जाता है। बोलो बेटा। अभी मैं आ रहा हूँ सवाल पे, अभी आ रहा हूँ, उन सभी बातों पे आ रहा हूँ, ठीक? अभी रुक जाओ, अभी सवाल करें तो फिर आप अपने आप नहीं बोलोगे। चलेगा? यहां तक क्या सबको क्लियर हुआ? दो बातें सिखाई बस, जब भी रेट लॉ लिखोगे सबसे पहले स्लो से लिखोगे, फिर अपने आप से सवाल पूछोगे कहीं उसमें कोई इंटरमीडिएट तो। चलेगा? इसी बात को सिखाने के लिए लिखेगा अगला सवाल। अगला सवाल इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसके एक एक स्टेप से सवाल आए हुए हैं, एक एक स्टेप से, और आपको एक एक लाइन याद करनी पड़ेगी। सवाल लिखिएगा। सवाल क्या था? O3 से बना O2,
डिकम्पोजिशन हो रहा था। इस रिएक्शन का नाम है डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन। तो सवाल कई बार रिएक्शन लिख के पूछा था, तो कई बार बोला था इन डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन। इसकी मैकेनिज्म गिवन थी। अगर मैकेनिज्म गिवन है तो बच्चा समझ जाइए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। मैकेनिज्म का पहला स्टेप दे रखा था, O3 से बना O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन O। नेसेंट ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव होता है, तुरंत आके अटैक करेगा, बनाएगा O2। मैं मैकेनिज्म बॉन्ड बॉन्ड नहीं बता रहा हूं, मानो आपके सामने मैकेनिज्म दे रखी है। दूसरा स्टेप सवाल में बोला था स्लो, और पहला स्टेप बोला था फास्ट। आपसे पूछा था इस रिएक्शन का रेट लॉ। सारा कार्यक्रम कहां से स्टार्ट करेंगे? बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, कई बार कुछ कंसेप्ट सवालों में सिखाने में मजा आता है, उन्हें कॉपी में थ्योरी में लिखाना सही नहीं होता। पहले करो फिर जानो अच्छा ऐसा हो रहा है, इसीलिए वेट अंटिल टॉपिक इज कंप्लीट। ठीक है, एक बार टॉपिक खत्म हो जाने दो, सारी चीजें आती जाती हैं। मुझे बताओ बच्चों, आप सबके सामने मैकेनिज्म दी है कि नहीं दी है? दी है। हमेशा काइनेटिक्स में मैकेनिज्म दिया होगा, स्लो फास्ट दिया होगा, नहीं दिया होगा तो कोई वहां पे के का इशारा किया होगा। आओ इसका रेट का लिखते हैं। क्या सबसे पहले कार्यक्रम स्लो से स्टार्ट होगा? लिखो जरा स्टेप नंबर 1, हर बच्चा लिखे प्लीज, ताकि आखिरी सवाल हर बच्चा कर ले। R बराबर K इंटू O3 की पावर इंटू O की पावर। इसे रेट लॉ मान लो कि ना मानू? मान लो, मान लो बच्चों, यस मान लो ना। अरे सर O3 इंटरमीडिएट नहीं है, मगर वो जो मेन रिएक्शन में नहीं है मगर मैकेनिज्म में है, वही इंटरमीडिएट क्या है? तो बताओ ये इंटरमीडिएट है कि नहीं है? तकलीफ कौन दे रहा है? ओ, हटाना किसे है? ओ, किसके पास जाए? जो स्टेप फास्ट है, हाँ या ना? क्या ये स्टेप फास्ट है? ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? नहीं है, मगर सवाल करते समय इक्विलिब्रियम मान लिया जाएगा, क्योंकि हमें पता है कभी न कभी उसके जीवन इक्विलिब्रियम, हमें सवाल करना है। डन। तो हमने क्या किया, सेकंड स्टेप को इक्विलिब्रियम में मान लिया। मान लो O3 से बना O2 प्लस O। अब मैं लिख रहा हूं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। कैसे लिखूंगा? ऊपर आएगा प्रोडक्ट, नीचे आएगा रिएक्टेंट। क्योंकि यहां पे भी K लिखा और यहां पे भी K लिखा, मगर दोनों के अलग है, तो थोड़ा अंतर दिखाने के लिए मैंने उसे सफेद इसे पीला लिखा। चलो छोड़ो, उसे मैंने K से K डैश लिखा। ठीक है, अरे ठीक है ना यार। ये है रेट कांस्टेंट और ये है तकलीफ कौन दे रहा था? ओ। यहां से किसकी वैल्यू निकालू? आओ नेसेंट ऑक्सीजन की वैल्यू निकाले। वो कितना होगा? K डैश इंटू O3 अपॉन O2। हाँ या ना? लो वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम पुट कर दें क्या? आइए जरा सॉल्व करते हैं। तो R बराबर K इंटू K डैश, एक O3 पहले से, एक O3 अभी का, कुल कितने O3 स्क्वायर हो जाएगा, नीचे O2 आएगा, O2 की पावर -1। हाँ या ना? पूरी क्लास एक बार इसे ध्यान से देखो, बाद में लिखना। ध्यान से देखो, आ जाओ ना सब लोग बोल पे। ये क्या है? रेट कांस्टेंट। ये क्या है? हाँ, हमारा जो नीट का लेवल है वो कभी भी इनकी वैल्यू देके सॉल्व नहीं करवाता है। इसे मैं ऐसे कहता हूँ, ये है रेट कांस्टेंट, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट विल गिव अ न्यू कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट की परवाह हमें करनी। तो प्यारे बच्चों, जो मैं रेट ला वो लिख देता हूँ, R बराबर K डबल डैश इंटू O3 की पावर इंटू O2 की पावर। अब कितने सवाल आए हैं सुनो। पहला सवाल, व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन? क्या बात है, याद रहेगा? याद करना पड़ेगा, चलेगा। अगला सवाल, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन? चलेगा। अगला सवाल ऐसे आया, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन फॉलोज काइनेटिक्स ऑफ विच ऑर्डर? जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर से समझ पाए ना? अगला सवाल, इन डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ओजोन? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O2। अगला सवाल, क्या रेट लॉ के एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट आ सकता है? जीता जागता प्रमाण है, प्रोडक्ट आया है। अगला सवाल, क्या रेट लॉ के एक्सप्रेशन में ऑर्डर किसी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो सकता है? अगला सवाल, क्या ओवरऑल ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है? ओवरऑल ऑर्डर नेगेटिव होने वाला
मगर किसी के रिस्पेक्ट नेगेटिव हो सकता है। यह सवाल उन हर पहलुओं पे प्रकाश डालता है जो हमें समझना आता है। इज दिस क्लियर? लिख लेना, एक एक चीज रट लेना। क्या बोला मैंने? मतलब याद, लिटरली याद होना चाहिए। एक एक लाइन के सवाल बनते हैं यहाँ पे इसी वाले में मेरे। वही एक एग्जाम में आएगा, सॉल्व करते बैठोगे, काहे को याद कर लो ना यार, फेमस है। समय बचेगा। लिख लिया होगा सबने? चलिए, ऐसा क्यों लग रहा अब हर बच्चा सीख गया है? अगला सवाल आप सबके लिए, अब आपको करना है, चलेगा? नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? अगला सवाल आप सबके लिए बोर्ड पे, और ये सवाल अगर आपने कर लिया ना तो मैं समझ जाऊंगा आप सीख गए हो। वही वाली बात है, इसको कर डाला तो लाया झींगा लाला। कुछ बच्चे बेहद ही रस के साथ पढ़ रहे हैं। बस बस बस, क्या कह रहे हैं? फीस जमा करती ना बेटा, बस जो करना हो करिए। नहीं सुनोगे तो क्या करेंगे? सुनो, अरे ये सवाल तो मैंने सिखाया नहीं आपको। अभी तक तो मैं हमेशा जब भी मैकेनिज्म लिखता था एक के नीचे एक लिखता था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं। स्टेप नंबर 1, नंबर 2, ये स्टेप लिखा है स्लो, और अगर ये स्लो है तो बाकी स्टेप कैसे होंगे? फास्ट। चलिए कर डालिए, बन जाएगा। कार्यक्रम शुरू कहां से करोगे? स्लो से, धीरे धीरे शुरू करिए कार्यक्रम। अगला जो सवाल है आपको सिखाने की कोशिश करेगा, अगर एक से ज्यादा स्टेप है तो हमें करना क्या है? जब व्हाइट बोर्ड हुआ करता था तो एक साथ में कई सवाल लिख दिया करता था। अब वेट करना पड़ता है, एक आप करो फिर अगला सवाल आपके सामने आए। आइए जरा। क्या कह रहे हैं? आंसर आया बेटा? बोल क्यों रहे हो फिर? लिखो जल्दी से। आइए जरा, आसान है क्या? स्टेप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कहाँ शुरू करें कार्यक्रम? 3 से। नंबर 2 से नंबर 3 से। चलिए, जो स्लो स्टेप राइट। आओ, वैसे कितने बच्चों ने कर लिया आंसर आने वाला? क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। आओ चलते हैं सबसे पहले स्टेप नंबर 2 के पास। तो हमने लिखा रेट लॉ, आर बराबर के इंटू Q2 की पावर 1 इंटू पी की पावर। तकलीफ कौन दे रहा है? किसे हटाना है? जो तकलीफ दे उसे हटाइए। आओ प्यारे बच्चों, पी को हटाते हैं। बताइए, स्टेप नंबर 1 के पास जाए 3 के पास? क्यों, 3 ने क्या गुना किया? वो भी तो फास्ट है सर। अगर हम 3 को इक्विलिब्रियम में मानेंगे, अगर सुनो बेटा सुनो, मैं भी पढ़ाता हूँ। अगर हम 3 को इक्विलिब्रियम मानेंगे, सुनो ना यार, तो क्या इसका एक्सप्रेशन में ऊपर पी क्यू और नीचे पी और नीचे क्यू भी आएगा? ये तो वही वाली बात हुई, एक मुसीबत हटाने चले थे, नई लेके आए। अरे हाँ या ना? यानी कि हम सेकंड, फर्स्ट और थर्ड में किस रिएक्शन का सिलेक्शन करें? चलो तो फर्स्ट को चुन लो। अब जब आपने फर्स्ट रिएक्शन को चुना, तो क्या फर्स्ट रिएक्शन कुछ ऐसी है, P2 से बना P प्लस P, हाँ या ना? इक्विलिब्रियम में सवाल दिया, इक्विलिब्रियम दिया था नहीं दिया था? नहीं दिया था। फिर भी मान ले चलेगा?
मान लो बेटा, मान लो इसका के का एक्सप्रेशन लिखा तो आया पी स्क्वायर अपॉन पी टू, हाँ या ना? मुझे 101% यकीन है आप सबसे बन गया होगा। बहुत अच्छे। फिर भी मैं लिख रहा हूं ताकि अगर कोई भीड़ में कहीं छुपा हो तो देख ले। मुझे बताओ जरा, क्या यहाँ से मैं पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूंगा? इसे इतना लिखने में बड़ी मेहनत होती है, डैश लिख दो चलेगा? सॉल्व किया तो बोलो क्या आएगा? पी स्क्वायर बराबर के डैश इंटू पी टू, हाँ या ना? अपने को तकलीफ पी दे रहा था पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर से पी निकाल लोगे, उधर भेजा तो बना अंडर रूट, हाँ या ना? रुको जरा, ये कांस्टेंट है कि नहीं है? कांस्टेंट का अंडर रूट, और कांस्टेंट की परवाह हमें करनी, यहाँ लिख दो के डबल डैश चलेगा? पी टू की पावर हाफ, बोलो हाँ या ना? बस फिर क्या था, पी की वैल्यू को आपने यहाँ पे किया सब्स्टिट्यूट और सॉल्व किया तो आंसर आप सबके सामने आ चुका है। आर बराबर के इंटू के डबल इंटू क्यू टू की पावर इंटू पी टू की पावर। बोलो ना यार, क्या ये कांस्टेंट है? क्या ये कांस्टेंट है? कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट विल गिव अ न्यू कांस्टेंट, कांस्टेंट की परवाह हमें करनी। बोलो ना बच्चों, Q2 की पावर 1, P2 की पावर हाफ, चलेगा? बताओ इस रेट लॉ को एक्सेप्ट करे कि ना करे? क्योंकि अब इसमें कोई इंटरमीडिएट। जब आप ये सवाल कर रहे थे तो कमरे के बाहर एनटीए वाले सब सुन रहे थे। उन्होंने कहा बच्चे बार बार कहते हैं कांस्टेंट टू कांस्टेंट, कांस्टेंट की परवाह करनी नहीं है, ये कांस्टेंट की परवाह नहीं करते। एक बार उन्होंने सवाल दिया, बोले परवाह करते कैसे नहीं? समझ पा रहे हैं क्या? अगर एग्जामिनर चाहेगा तो आपसे कांस्टेंट की परवाह करवा लेगा। अभी कांस्टेंट की परवाह हम नहीं कर रहे थे, आवश्यकता नहीं थी। एक बार ये सवाल सबको समझ में आ गया? अब सवाल क्या क्या पूछ सकता और मैकेनिज्म देखिए। पहला सवाल, व्हाट इज द ऑर्डर, व्हाट इज द रेट लॉ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ के, बता दोगे ना? अगला सवाल, असली वाला रेट लॉ दे दे और पूछे बताओ मैकेनिज्म सही है कि गलत। तो पहले मैकेनिज्म से रेट लॉ लिखना, दोनों को कंपेयर करना, दोनों हो जाए सेम तो कहना मैकेनिज्म सही है, अलग हो तो कहना मैकेनिज्म गलत है। इतने सारे सवाल डन। अगला सवाल आप सबके लिए पल के बिछाए बैठा है, लिखिए जरा। ए से बना डी, मैकेनिज्म गिवन है, तो एग्जामिनर जब चाहता है तो आपसे परवाह उन चीजों की करवा ही लेता है जिनकी आप परवाह नहीं करते। मैं सवाल की बात कर रहा हूं। चलिए, लिख लिया होगा सबने? सबसे पहले आपको प्रोसेस शुरू करना होगा स्लो स्टेप से, हाँ या ना? तो लिखा मैंने आप सबके समक्ष आर बराबर के इंटू बी की पावर। बताओ मैंने सही लिखा गलत लिखा? गड़बड़ क्या कर दिया? अभी तक हम केवल के लिखते थे, आज सवाल में बोला है उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K3 है, तो आपको बकायदे वहां K3 लिखना पड़ेगा। बस कहना क्या चाहता था, जब न्यूमेरिकल में के फॉर्म में वैल्यू दे तो लिखना पड़ेगा। ये कंसेप्ट काम आएगा कॉलिजन थ्योरी और अरेनियस इक्वेशन में, याद रखना, चलेगा? अभी बताओ, मैंने यहां लिख दिया K3, कोई दिक्कत? इंटरमीडिएट है कि नहीं है? इसे हटाना, फास्ट के पास जाना, आओ चलते हैं फास्ट के पास, वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, बोलो बच्चों है। मगर आपके पास एक समस्या है, रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड है, रेट कांस्टेंट फॉर द, तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसमें कैसे लिखोगे? K1 बाई K2 व्हिच इज नथिंग बट B बाई A। आई होप आप सब समझ गए। बस यही एक छुपा कंसेप्ट सिखाना था, बाकी सब तो आसानी है। कर लिया क्या? बोलो बच्चों। ऑलराइट, जरा मुझे बताओ यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ B कितना आया? अब आपको K1 बाई K2 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब K लिख के काम नहीं चलेगा क्योंकि ऑप्शन आपसे उसी के रिस्पेक्ट में फ्रेम होगा। समझ पाए क्या? चलो, तो कहने का मतलब क्या है, जब एग्जामिनर चाहता है तो आपसे क्वेश्चन की परवाह करवा लेता है। तो कभी कभी के नहीं दिया है तो कुछ भी लिखना, कोई फर्क नहीं, लेकिन जब के दे दे जैसा लिखे वैसा ही लिखना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? आ जाओ, बी की वैल्यू को पुट करो, सॉल्व करो। व्हाट इज द फाइनल आंसर? वैसे कितने बच्चों से बन गया था ये? क्या बात है यार, आज पूरी क्लास सबसे बन रहा है क्या? शानदार। तो आओ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इससे मैं लिख देता हूं आर बराबर K3 इंटू K1 बाई K2, K3 इंटू K1 बाई K2 इंटू A की पावर 1। अब इसके जब ऑप्शन होते हैं ना, तो ऑप्शन ऐसे देता है, देखो कितने सवाल बनेंगे। पहला सवाल, राइट द रेट लॉ,
दूसरा सवाल कैलकुलेट ऑर्डर, हेलो। तीसरा सवाल कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। वो अब आपसे इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकलवाएगा लाला, और रेट कांस्टेंट के 4 ऑप्शन दे देगा। पहला ऑप्शन कैसे देगा समझ पाए ना, K1 K2 by K3, K1 K3 by K2 एंड सो ऑन, हेलो। तो अपने को एक सही ऑप्शन चुनना पड़ेगा। तो एग्जामिनर का न्यूमेरिकल फ्रेमिंग का तरीका समझिए, आई होप आप समझ पाए। इसी मैकेनिज्म में एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है, और वो तब जब आपसे वो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी पूछता है। क्या पूछता है? तो सवाल ये है कि मॉलिक्यूलरिटी है क्या, मैकेनिज्म उसका मतलब क्या है, ये कहां से आया। आओ इन बातों पे बात करते हैं। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग मॉलिक्यूलरिटी। बोलो बेटा। एक बच्चा मुझसे कह रहा कि सर जो K1 K2 है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कि रेट कांस्टेंट। याद दिलाता हूं इसको मैंने कैसे बताया, रुकिएगा, रुक जाओ सब लोग बोर्ड पे आइए। जब मैं आपसे आज क्लास स्टार्ट हुआ तो कैसे बोला, ये है फॉरवर्ड, ये है, याद करना, तो ये है KF, ये है यानी रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड, रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड। K1 अपॉन K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, K1 तो रेट कांस्टेंट है, K2 तो रेट कांस्टेंट। चलेगा? डन है बच्चों? बोलो ना यार। आओ चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग मॉलिक्यूलरिटी। आखिर ये होता क्या है, कहां से आया, मैकेनिज्म में क्या मतलब है, सभी बातों पे बात करते हैं। सबसे पहले समझो ये आया कहां से। प्यारे बच्चों, बचपन से आप सबको दुनिया जैसी दिखाई जाती है, भले आपने ना देखी हो वही सही नजर आती है। फॉर एग्जाम्पल धरती गोल है, इतनी बार लोगों ने कहा, इतनी बार आपको इंटरनेट में फोटो दिखाया गया, वीडियो दिखाया गया, मूवी में, हर जगह, अरे हाँ या ना। कई बार लोगों ने क्लास में आके बोला धरती गोल है, गोल है, गोल है। बचपन से आप देखते आए, ठीक है, हाँ भाई साहब ऐसी था, समझ आ मेरी बात को। लेकिन भले भी आज तक आपने धरती देखी, समझना कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक अजम्पशन पे चली आ रही, हमारा माइंड उसे एक्सेप्ट कर चुका है क्योंकि हमने बचपन से उसी को देखा है। समझ पा रहे? बचपन से हर बार वही चीज बार बार रिपीट इतनी बार की जाती है कि वही सही लगने लगता है। ऐसा ही कुछ हुआ है यहाँ पे। आपके दिमाग में एक इमेज बनाई गई। इमेज क्या बनाई गई, जब भी कभी रिएक्शन होती है, जब भी कभी रिएक्शन, तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आते हैं, आपस में टकराते हैं। ये सब इमेज बनाने का काम किया था कॉलिजन थ्योरी ने। किसने किया? बचपन से आपका सिलेबस ऐसा फ्रेम होता है कि भैया दुनिया में कभी रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट आएगा, टकराएगा, प्रोडक्ट बनाएगा एंड सो ऑन। ये सब एक थ्योरी का दिया है जिसका नाम है कॉलिजन थ्योरी। और याद रखना आज भी वो थ्योरी है, आज तक लॉ नहीं बन पाया है। हेलो, न्यूटन थ्योरी है कि न्यूटन लॉ है? और कॉलिजन लॉ है, कॉलिजन थ्योरी है। और इतना तो आपको पता है थ्योरी लॉ में अंतर क्या है। कोई एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है तो कोई एक्सपेरिमेंट वेरीफाइड नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये जो मॉलिक्यूलरिटी शब्द है इसका जन्म हुआ कॉलिजन थ्योरी से। कहां से हुआ? ये क्या कहता है बताता हूं, लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, डिराइव्ड फ्रॉम कॉलिजन थ्योरी। डिराइव्ड फ्रॉम कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी क्या है, कैसे रिएक्शन होती है, सब कुछ समझाऊंगा। ये सब आपके सिलेबस में है, अभी बस इतना जान लो ये सब उसी थ्योरी से आया हुआ है। डिराइव्ड फ्रॉम कॉलिजन थ्योरी। लिखिएगा सेकंड पॉइंट। अच्छा बताओ, थ्योरी से आया तो ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट हुआ कि थ्योरेटिकल? लिखिएगा सेकंड पॉइंट, थ्योरेटिकल कंसेप्ट। लिखिएगा सेकंड पॉइंट, थ्योरेटिकल कंसेप्ट। अच्छा जो थ्योरी होता है वो कभी सच ही नहीं होता क्या? होता है, लेकिन उसकी अपनी एक लिमिटेशन है। बोलो हाँ या ना। जब आपसे कहा जाए कोई चीज थ्योरेटिकल है, इसका मतलब ये नहीं वो गलत है, इसका मतलब ये है कि वो पन्नों पे है, वो सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ या ना? अरे हाँ या ना। मॉलिक्यूलरिटी जो कि कॉलिजन थ्योरी से आया है, जो कि एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। क्या कल आपने ऑर्डर पढ़ा था? ऑर्डर थ्योरेटिकल है, एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी, बच्चा बच्चा सुन रहा है, मॉलिक्यूलरिटी है क्या? मॉलिक्यूलरिटी लोकल देसी भाषा बोलो, अंग्रेजी बोलो। देखो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में, किसी भी एलिमेंट्री, शर्त है किसी भी, कुल कितने मॉलिक्यूल टकराए, किसी भी, आपने कहा था लोकल भाषा बोलो, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कुल कितने मॉलिक्यूल
टकराए, यही तो मॉलिक्यूलरिटी कहलाए। किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कुल कितने मॉलिक्यूल टकराए, कुल कितने मॉलिक्यूल, कुल कितने मॉलिक्यूल, यही मॉलिक्यूलरिटी कहलाए। अगर आप समझ पाते हैं तो जरा सब लोग बोर्ड पे आना। आपके सामने रिएक्शन लिखा A प्लस बी से बनना C प्लस डी। मान लो A के कितने मॉलिक्यूल, B के कुल कितने मॉलिक्यूल टकराए, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी कहलाए। गलत, पहले पूछो एलिमेंट्री है कि नहीं है, पहले पूछो एलिमेंट्री है कि, अगर ये एलिमेंट्री है, अगर ये एलिमेंट्री, जी हाँ साहब, अब बिल्कुल सही, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, नहीं सबसे। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। अगर कभी मॉलिक्यूलरिटी 2 है तो उसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर। क्या बोलते हैं, लिख लेना। इन द सेम वे, हाँ ये लिखते रहो ना, ये ऐसे जैसे लिखा छापा मार, बिल्कुल छाप लो, छाप लो। हाँ। वो जो अगर का बगल लिखा एलिमेंट्री, ये हो गया ना अगर एलिमेंट्री। तो प्यारे बच्चों, मॉलिक्यूलरिटी की सरल सी परिभाषा, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में, मैंने ऐसे नहीं बोला कुल कितने मॉलिक्यूल टकराए, कैसे बोला, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कुल कितने मॉलिक्यूल, यही तो मॉलिक्यूलरिटी कहलाए। क्या 2 मॉलिक्यूल टकरा सकते हैं, क्या 3 टकरा सकते हैं, 1 टकरा सकते हैं, 1 टकराते नहीं, 1 टूटते हैं। और जब 1 टूटते हैं तो उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी 1, चलेगा। और मॉलिक्यूलरिटी 1 को अंग्रेजी बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूलरिटी 1 यानी यूनिमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलरिटी 2 यानी बाई मॉलिक्यूलर, चलेगा। कोई मुझसे कहे मॉलिक्यूलरिटी का फील क्या है, सो सिंपल, कितने मॉलिक्यूल, यही तो मॉलिक्यूलरिटी। आओ जरा एक बात आपसे पूछता हूँ, चलो नेक्स्ट पॉइंट में, सब लोग बोर्ड पे आइए। आओ ना बच्चों, आपके सामने रिएक्शन लिखा A प्लस बी से बनना C, मान लो। जरा मुझे बताओ इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है। चालाक हो गए आप, है अभी आपको फंसाते, आइए जरा। मान लो प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, क्या है ये, अगर ये एलिमेंट्री है तो क्या इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी। परफेक्ट। क्या ऐसा कभी हुआ है -2 टकराए -3 से, क्या ऐसा कभी हुआ है 0 टकराए 0 से, क्या ऐसा कभी हुआ है 1 टकराए 4.5 से, 2.25 से, यानी मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 होने वाला, कभी भी फ्रैक्शन होने वाला, कभी भी नेगेटिव होने वाला। अगर मॉलिक्यूलरिटी होगा तो क्या केवल 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 पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज होगा। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी 0, क्या नहीं हो सकता, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी 0, फ्रैक्शनल, नेगेटिव, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी 0, फ्रैक्शनल, नेगेटिव, चलेगा। तो फिर होगा तो क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, मॉलिक्यूलरिटी विल बी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ओनली, मॉलिक्यूलरिटी विल बी, यहाँ पे थ्योरी के सवाल बहुत बनते हैं इसलिए ओनली ऑलवेज जिसको माइंड करिएगा। मॉलिक्यूलरिटी विल बी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, अगर होगा तो केवल क्या होगा, कहने का मतलब है, सब लोग बोर्ड पे आओ, क्या मॉलिक्यूलरिटी 0 हो सकता है, 4.25, 2.5, 3, 1, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। एनसीईआरटी कहता है हाँ ये सच है, एनसीईआरटी कहता है हाँ ये, मॉलिक्यूलरिटी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बड़ी मुश्किलों से 3 होता है, बड़ी मुश्किलों से, अरे हद हो जाती है जब 3 से ज्यादा होता है। कहने का मतलब है मॉलिक्यूलरिटी कैन बी 1, कैन बी 2, रेयरली है 3 एंड वेरी वेरी रेयरली ग्रेटर देन 3। ए वेरी वेरी रेयरली मतलब ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। हाँ 3 से ज्यादा बहुत रेयर है, 8 10 11 12 तो सच में इम्पॉसिबल है। हेलो,
एक थ्योरी है जिसका नाम है कॉलिजन थ्योरी। क्या नाम है? आपके सिलेबस में पढ़ाऊंगा और केवल वही है। जब कॉलिजन थ्योरी आएगा तो बताऊंगा और कौन कौन सी थ्योरी मार्केट में चल रही है फिलहाल। कितनी थ्योरी है, कितनी थ्योरी है, तो उसमें से थ्योरी आपके सिलेबस में कॉलिजन थ्योरी। और कॉलिजन थ्योरी ऐसा कहती है, आपको एक्सप्लेन कराऊंगा, आपको फील भी आएगा, वो पूरा आपके सिलेबस का हिस्सा है कि तीन मॉलिक्यूल एक साथ इफेक्टिव कॉलिजन करे, ये बहुत रेयर होता है। क्यों ऐसा होता है, विल डिस्कस एवरीथिंग। अभी बस मान लेना हाँ ये सच है, हाँ ये मॉलिक्यूलरिटी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या 3 या 3 से ज्यादा हो, ये बड़ा मुश्किल होता है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूलरिटी विल बी 1, 2, ये जरूर लिखना। मॉलिक्यूलरिटी विल बी 1, 2, रेयरली 3, रेयरली 3। हंसते हंसते पढ़ते रहते हैं, हर लाइन में कुछ ना कुछ होता है ऐसा, है ना। 1, 2, रेयरली 3, रेयरली 3, वेरी वेरी रेयरली ग्रेटर देन 3, वेरी वेरी रेयरली ग्रेटर देन 3। मॉलिक्यूलरिटी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 या 3 से ज्यादा बहुत मुश्किल से होने वाला है। बोलो बेटा, टूट जाएगा मॉलिक्यूल, जाएगा दीवार पर, सर पटकेगा, टूट जाएगा। नहीं समझे? उसे बोलते हैं डिकम्पोज होना। क्या बोलते हैं? चलेगा। एक से ज्यादा टकराते हैं, एक टूट जाते हैं, ठीक है, चलेगा। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिख लिया होगा सामने। आओ जरा, आप सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। मान लो, मान लिया, क्या माना? हाँ, मान लिया। मेरे पास एक रिएक्शन है, ए प्लस बी से बनना पी, मान लो। ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, मान लो। कितने बच्चे मुझे इसका रेट लॉ बता देंगे? आर बराबर के इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की। कितने बच्चे मुझे ऑर्डर बता देंगे? मॉलिक्यूलरिटी, ये क्या लिखा हमने, 0 बराबर 2। क्या प्यारे बच्चों इसका ऑर्डर 2 है? मॉलिक्यूलरिटी 2 है। अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री है तो उसका ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी बराबर हो। यूं तो ऑर्डर कुछ भी होता है, यूं तो ऑर्डर जनरली ऑर्डर कैन बी एनीथिंग एक्सेप्ट नेगेटिव वैल्यूज। यूं तो ऑर्डर कुछ भी होता है, मगर अगर वो रिएक्शन एलिमेंट्री है तो कुछ भी होने वाला वो 0। बोलो ना यार, फ्रैक्शन भी, नेगेटिव भी, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर या तो 1 होगा या तो 2 होगा, मुश्किलों से 3 होगा, बड़ी मुश्किल से कभी 3 से ज्यादा होगा। बोलो ना यार, समझे कि नहीं समझे? क्या समझे? नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ओ बराबर एम, ऑर्डर बराबर एम। वो मत लिखना बेटा, मैं पूछोगे 0 कैसे कर लिया। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ओ बराबर एम, नीचे लिख देना ऑर्डर, चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना स्टार बना के, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री। बोलो क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, रेयरली 3, बहुत बढ़िया, रेयरली 3, और ज्यादा तो बहुत रेयरली होगा। मतलब कोई भी अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है ना, ऑर्डर या तो 1 ही होगा, ऑर्डर या तो, बस, और तो कोई सवाल ही नहीं है। यानी दुनिया में जितनी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है सब एलिमेंट्री है। एलिमेंट्री है तो ऑर्डर या तो 1 होगा, ऑर्डर या तो 2 होगा। अरे कॉम्प्लेक्स का भी ऑर्डर 1 होगा। एलिमेंट्री का ऑर्डर 1 है, जिनका ऑर्डर 1 है वो एलिमेंट्री है, कोई जरूरी हो भी सकता है और नहीं भी। समझे कि नहीं समझे? अभी मैं कुछ आपसे बातें करूंगा, आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, वो अजीब सा लगना जरूरी है, लगने देना लगे तो ठीक। आइए जरा, आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए, आओ ना, थोड़ा सा अजीब सा लगना चाहिए, आइए जरा, आ जाओ बोर्ड पे। आगे क्या? मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, ए से बना डी, अरे मान लो ये कॉम्प्लेक्स है, मान लो, क्या माना? और अगर कॉम्प्लेक्स, इसकी मैकेनिज्म होगा कि नहीं होगा? मान लो प्यारे बच्चों, दुनिया वालों ने इसकी मैकेनिज्म बताई, ए से बना बी, बी से बना सी, सी से बना डी, साथ में चलना ठीक। थोड़ा अजीब लगेगा, लगने देना। पूछू क्या? रिएक्टेंट कौन है? प्रोडक्ट,
डी को किसने बनाया? तो सी ने किसको बनाया? तो डी को किसने बनाया? पर बिना ए के सी बनता क्या? तो डी को किसने बनाया? पर सी ने किसको बनाया? तो सच बताओ, डी को किसने बनाया? अभी तो शुरू हुआ, अजीब लगना। अगर मैं आपसे कहूं डी को किसने बनाया, अजीब लगना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? बस वो लगना था। डी को किसने बनाया? अगर डी को ए ने बनाया तो फिर सी कहां से आया? इंटरमीडिएट है, मतलब इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट ऐसे बोलोगे ना, सर ए था, एक जादुई शक्ति आई, डी बन गया, है ना? ऐसे बोलोगे क्या? अगर डी को बनाया तो सी ने बनाया ना यार। मगर सी को किसने बनाया? और बी को? तो डी को किसने बनाया? और अगर डी को ए ने बनाया तो फिर सी ने किसको बनाया? तो सच बताओ, डी को किसने बनाया? तो सी टाइम पास कर रहा क्या? क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में किसने किसको बनाया थोड़ा सोचना मुश्किल है? तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी बताना थोड़ा मुश्किल है। लोगों ने कहा जो कई स्टेप में बनता है, जो कई, और बीच में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी आए जो आए और आके चले गए। तो ऐसे रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बताना बकवास है। क्या बोला उन्होंने? ऐसे रिएक्शन, कैसे रिएक्शन की? ऐसे रिएक्शन की, इनकी मॉलिक्यूलरिटी बताना। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट तारा तारा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। Molecularity of complex is meaningless. Molecularity of complex reaction is, अपन क्या बोलेंगे? ये एंटी वालों को पता चल गया बच्चे बकवास कर रहे हैं। उन्होंने सवाल दिया, लिखो जरा, 2H2O2 से बना 2H2O प्लस O2। देखो, 2H2O2 से बना 2H2O प्लस O2, और सवाल में लिखा था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये लिखा था। और आपसे पूछा था जी कच्चा कच्चा हो रहा है क्या? इधर आओ, आपसे पूछा है, आपसे पूछा है मॉलिक्यूलरिटी विल बी, आपसे पूछा है मॉलिक्यूलरिटी, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी आपसे पूछा है, और लिखा था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और इमेजिन करते हैं, चलो पहले सवाल आसान कर देता हूं। उन्होंने एक ऑप्शन दिया था मीनिंगलेस। क्या बात, क्या चुन के आओगे? बच्चा चुन के आया, बोला बकवास है आंसर। क्या है आंसर? नीट वालों को पता चला, अच्छा। उन्होंने फिर से दूसरा सवाल दिया, यही सवाल रूप बदल के आया। लिखिएगा अगला सवाल। अरे वो तो कर लिया ना। अगर कभी भी कॉम्प्लेक्स आए तो हमारा मॉलिक्यूलरिटी का आंसर तो भाई साहब मीनिंगलेस ही जाएगा, डन है। लेकिन अगर यही सवाल रूप बदल के कुछ ऐसे आए, देखिएगा, 2H2O2 से बना 2H2O प्लस O2। अब उन्होंने क्या किया, दे दिया इसका मैकेनिज्म, लिख लो जरा। मैकेनिज्म उन्होंने कुछ ऐसे दिया, सबसे पहले H2O2 का डिकम्पोजिशन हुआ और बना H2O प्लस O, और फिर ये जो O था इसने फिर से H2O2 पे अटैक किया और बन गया H2O प्लस O2। मैं ऐसा बोल रहा हूं अटैक किया, ये सब आपको कुछ सोचना, मैकेनिज्म दिया, दैट्स इट, चलेगा। उन्होंने सीधे शब्दों में लिख रखा था, जो स्टेप नंबर 1 है वो है स्लो स्टेप, लिख लीजिएगा बच्चों। और उन्होंने आपसे पूछा था मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। और आपके सामने ऑप्शन आया, पहला ऑप्शन था 1, दूसरा ऑप्शन था 2, तीसरा ऑप्शन था 0, चौथा ऑप्शन था मीनिंगलेस। चलिए, सबने तुक्का खेल लिया। अगर कभी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी पूछेगा तो हमारा आंसर तो बकवास ही जाए, आंसर विल बी अगेन मीनिंगलेस। हेलो,
आंसर विल बी अगेन, नहीं समझे। लेकिन इस बार उन्होंने जो सवाल दिया भाई सब चौंकाने वाला था। लिखिएगा अगला सवाल। कंक्लूड कर रहा हूं, लिखिए होगा सबने सारी बात। तो एक बात, जब भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आएगा उसका मॉलिक्यूलरिटी बकवास मीनिंगलेस जाएगा। अब उन्होंने जो सवाल दिया वो कुछ ऐसे था, लिखना अगला सवाल। फॉर द सेम प्रॉब्लम, डिट्टो सेम सवाल, सेम मैकेनिज्म, सब कुछ एज इट इज फॉर द सेम प्रॉब्लम। रिएक्शन दिया था, मैकेनिज्म दिया था, और उन्होंने ऑप्शन दिया नंबर 1 1, नंबर 2 0, नंबर 3 2, नंबर 4 3। अब उन्होंने आपको मजबूर कर दिया बकवास करके मत आना। अब उन्होंने आपको मजबूर कर दिया। मान लो सर आते तो खुशियां लेके आते हैं। कल से टाइम टेबल में चेंज है। आपको फर्स्ट क्लास में नहीं आना, आपको सेकंड क्लास से आना है सैटरडे तक। कल से आपको सेकंड क्लास से आना है सैटरडे तक। और टाइम टेबल चेक कर लीजिएगा। और एजी सर की क्लास थर्ड होगी अब, चलेगा? नहीं, मेरी क्लास उधर 3-4 होती है तो मैं तुरंत आ ही नहीं पाऊंगा ना। उधर 2 क्लास लेता हूँ सुबह 3-4, उसके बाद फर्स्ट क्लास नहीं ले पाऊंगा। तो वो यही पॉसिबिलिटी होती है बस। वो फिर लंच का वो हो जाएगा। ठीक है, तो अनाउंसमेंट क्लियर है। हाँ, इसे खत्म करते जल्दी आओ। अब जो सवाल आया वो कुछ ऐसा आया, और आपसे पूछा था मॉलिक्यूलरिटी। अब क्या करोगे सुनिएगा। आधे बच्चों ने रट रखा है सर अगर ऐसा आया तो अब हमें जो, आई विल नॉट रिपीट अगेन, याद रखिएगा। अब हमें जो आंसर बताना है वो क्या बताना है, लेकिन एक शर्त होती है। अगर कभी ऑप्शन में मीनिंगलेस नहीं है, हालांकि कॉम्प्लेक्स की मॉलिक्यूलरिटी का आंसर मीनिंगलेस ही जाएगा, लेकिन अगर कभी ऑप्शन मीनिंगलेस नहीं है तो फिर मॉलिक्यूलरिटी कैसे बताना है, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। अब मॉलिक्यूलरिटी को आईडीएस वाली स्टेप से देख के बताया जाएगा, मगर एक शर्त है कि रिएक्टेंट साइड में इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। मगर एक शर्त है कि रिएक्टेंट साइड में इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, लेट्स इमेजिन प्यारे बच्चों, आज अगर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखें तो क्या ये स्लो रिएक्शन है? मतलब यही इसका आईडीएस सिस्टम है, बोलो हाँ या ना। और अगर यही इसका आईडीएस सिस्टम है और सवाल में ऑप्शन मीनलेस नहीं है, मतलब उन्होंने मुझे कोई नंबर चुनने को मजबूर किया, तो एज पर एनसीईआरटी हम ये मानेंगे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी मजबूरी में बताना पड़ा तो एनसीईआरटी कहता है जो भी स्लो स्टेप है उसी की मॉलिक्यूलरिटी को मेन रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी मान लिया जाएगा, बशर्ते उसके रिएक्टेंट साइड में इंटरमीडिएट नहीं होना। मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को आईडीएस वाली स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी के बराबर मान लिया जाता है, उसमें भी कंडीशन है कि इंटरमीडिएट नहीं होना। अगर यहाँ इंटरमीडिएट होता तब किसी भी सूरत में आप कुछ नहीं मान सकते थे। जबरदस्ती जो आप रट के बोल रहे थे 1-1, अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता स्लो स्टेप तो अब आंसर या तो सवाल बोनस जाता या तो आंसर आदमी इंडस्ट्री जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे? फिर से रिपीट करता हूँ, केवल आईडीएस स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी को ही मेन रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी मान लिया जाए, मगर एक शर्त है कि रिएक्टेंट साइड में इंटरमीडिएट नहीं होना। मैं लिखवाता हूँ, क्या आपने ऑप्शन लिखा? अब इसके हिसाब से आईडीएस स्टेप कौन है और रिएक्टेंट साइड में इंटरमीडिएट, और इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो अब जो इसकी मॉलिक्यूलरिटी है वही मेन रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी मान ली जाए, चलेगा? एक बार पहले आंसर लिख रहा हूं, पॉइंट लिखाता हूं। आंसर क्या होगा? 1। नीचे पॉइंट लिखिएगा। अगर ऑप्शन मीनिंगलेस नहीं है, हमारा हमेशा प्रायोरिटी क्या होगी? मीनिंगलेस।
कुछ देर पहले मैंने इस ऑप्शन में भी 1 लिखा था, देखो ना, लेकिन जब मीनिंगलेस था तो हमने ठीक क्या किया, मीनिंगलेस। लेकिन अगर मीनिंगलेस नहीं है, अगर ऑप्शन में मीनिंगलेस नहीं है, तो आईडीएस वाले स्टेप की, आईडीएस वाले स्टेप की, आईडीएस वाले स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी को मेन रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी मेन रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी मान लिया जाएगा, मेन रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी मान लिया जाएगा। लेकिन लेकिन आईडीएस वाले स्टेप के रिएक्टेंट साइड में, लेकिन आईडीएस वाले स्टेप के रिएक्टेंट साइड में इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए, इंटरमीडिएट नहीं होना। अब बच्चा वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन को सोचता है, वो कहता है सर मान लो ऐसी सिचुएशन आ जाए कि यही वाला स्टेप को आईडीएस बोले, उसमें इंटरमीडिएट हो, अब क्या करें। बच्चे, सवाल बनाने वाला भी थोड़ा समझदार होता है। ऐसी सिचुएशन मत इमेजिन करो जो बहुत हाइपोथेटिकल हो। हम रियलिस्टिक बातों पे बात करते हैं, जो हो रहा है उसके बेसिस पे। ऐसा हो ही नहीं सकता, और अगर ऐसा हो तो फिर ऑफ कोर्स वो सवाल बोनस ही जाएगा। इज दिस क्लियर? सारी बातों की एक बात, मॉलिक्यूलैरिटी इज डिफाइंड फॉर ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलैरिटी पूछा जाएगा तो सबसे पहला ऑप्शन नीले से जाएगा, लेकिन अगर मजबूर किया जाएगा तो आरडीएस वाले स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी को मान लेना, बशर्ते रिएक्टेंट साइड में इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। मानने का भी नियम है, चलेगा। अगर आप समझ पाए तो एक आखिरी सवाल आप सबके लिए प्यारे बच्चों, लिखिएगा जरा। ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ CHCl3 chloroform plus Cl2, during reaction of CHCl3 plus Cl2, मैकेनिज्म इज, और आपके सामने मैकेनिज्म गिवन है, 3 स्टेप की मैकेनिज्म गिवन है। बढ़िया सवाल। मैकेनिज्म इज, लिख लो मैकेनिज्म पहले। Cl2 से बना Cl प्लस Cl, CHCl3 प्लस Cl से बना CCl3 प्लस HCl, CCl3 प्लस Cl से बना CCl4। लिख लिया होगा। इफ द रेट लॉ इज, और आपके सामने रेट लॉ दिख रखा था कुछ ऐसे, R बराबर K इंटू CHCl3 की पावर 1 इंटू Cl2 की पावर हाफ। इफ द रेट लॉ इज R बराबर K इंटू CHCl3 की पावर 1 इंटू Cl2 की पावर हाफ, देन आइडेंटिफाई। अब सवाल में रेट लॉ दे रखा है, क्लियर है। देन आइडेंटिफाई फर्स्ट पार्ट, आईडीएस स्टेप। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेप आईडीएस होगा। दूसरा पार्ट, विच रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम, कौन सी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी, चलेगा। एंड थर्ड पार्ट, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। आपको रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी बतानी, ऑप्शन नहीं दिया तो क्या चुनोगे। अरे कॉम्प्लेक्स है तो मीनिंगलेस से जाएगा ना यार, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी मीनिंगलेस से जाएगा, वो तो ऑप्शन मजबूरी में चुनना पड़ा। और ऐसा सवाल बहुत रेयरली आएगा कि मजबूरी में ऐसा चुनना पड़ा। बन जाएगा क्या, कितने बच्चों से बन जाएगा या बन गया जल्दी से, क्या बात है भाई साहब। चलो अब आप एक चीज समझो, आज जब आपको रेट लॉ दिया है तो CHCl3 की पावर क्या है, थोड़ा समझना, पूरी क्लास का ध्यान बोर्ड चाहिए। समय हो गया, खत्म कर रहा हूं, आ जाओ ना यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, साथ में करते हैं ना। CHCl3 की पावर क्या है, 1। सिंपल सी बात है, अगर ये वाला स्टेप आरडीएस होता, अगर ये वाला स्टेप, तो उसमें CCl3 भी आता, लेकिन कहीं पे भी CCl3। एक बात तो पक्की है कि आरडीएस स्टेप
भाई रेट लॉ पहली बार तो आरडीएस से लिखोगे ना यार। अच्छा अगर ये आरडीएस होता तो R बराबर K इंटू Cl2 की पावर 1 खत्म। और Cl2 इंटरमीडिएट है कि नहीं है? अरे रिएक्शन में CH ये इंटरमीडिएट नहीं है, ये इंटरमीडिएट हाँ या ना? तो अगर आपने Cl2 से लिखा होता तो सीधे Cl2 आता, खेल खत्म। यानी ये भी आरडीएस स्टेप। आरडीएस स्टेप ऐसा होगा जिसमें CH Cl3 भी आए, वरना कहां से काम चलेगा। अब बताओ मजबूरी में किसे मानोगे? अब सेकंड स्टेप तो आपने आरडीएस स्टेप माना, मान लिया। अगर सेकंड स्टेप आरडीएस है तो R बराबर K इंटू CH Cl3 की पावर 1 इंटू Cl की पावर, देख लो ना। अब बताओ, अब इसी में रेट लॉ मानू कि ना मानू? क्यों ना मानू? लेकिन कम से कम CH Cl3 की पावर 1 तो आया, मतलब रेट लॉ लिखना तो यहीं से पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। यानी आरडीएस स्टेप इसे ही मानना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। अब बताओ दिक्कत कौन दे रहा है, हटाना किसे? तो स्टेप नंबर 1 कि स्टेप नंबर 3? क्यों, ये भी तो है सर। एक समस्या हटाने जाओगे, नई समस्या लेके आओगे, कम से कम इसमें Cl हटेगा, Cl2 के फॉर्म में आएगा, खेल खत्म, हाँ या ना। यानी ये वाला स्टेप होगा आरडीएस और ये वाला स्टेप इक्विलिब्रियम में आएगा। यही तो पूछा था, खत्म कहानी। नहीं समझे, नहीं सोच पाए, नहीं सोच पाए। अपने को रिवर्स सोचना पड़ेगा बच्चों। ये रेट लॉ सवाल में दे रखा है, यानी CH Cl3 की पावर कितनी है? एक एक करके हिट एंड ट्रायल करो ना घर जाके। किससे लिखो, आएगा नहीं CH Cl3, इससे लिखो, यही तो आएगा। यानी आरडीएस स्टेप यही होगा, चलेगा। एक बार इसे अटेम्प्ट करिएगा, नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगा ये सवाल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। होमवर्क दे दिया, कल क्या डिस्कस बता दिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। ये सवाल एक बार घर जाके ट्राई करना, वरना मैं नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। अभी लिख लो सेकंड स्टेप आरडीएस, फर्स्ट स्टेप सोचना एक बार खुद से। लगे तो होमवर्क लिख देना, आखिरी सवाल। बंद कर दूं इसे?